हाय। आज सीरीज सेम्स का थर्ड क्लास है और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और आज ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। ये नीट 2027 के लिए डिटेल क्लास हो रहा है। चलो आज स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी है क्या? देखो, हम ह्यूमंस हैं। हम एक स्पेसिफिक स्पीसीज से करते हैं। हमारा स्पीसीज क्या है? सेपियंस। वैसे ही जितना भी ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे है, सभी एक स्पेसिफिक स्पीसीज से बिलोंग करता है। तो जितना भी स्पीसीज इस धरती पे है, उससे उस टोटल स्पीसीज को हम बोलेंगे द बायोडाइवर्सिटी। चलो क्या लिखते हैं? देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जिसे हम आंखों पे देख नहीं पाते, नेकेड आई से देख नहीं पाते। सो each different kind of organism represent a species, right? So each different kind of organisms represent a species, and इन्हें ही the total number of species or type of organisms present on earth, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। तो ये वर्ड बायोडाइवर्सिटी किसने पॉपुलराइज किया था? एडवर्ड विल्सन ने। सो दिस वर्ड popularized by एडवर्ड विल्सन। अभी तक हम लोगों ने क्या, सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स धरती पे है, सब हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया है? नहीं, हम लोगों ने कुछ ही डिस्कवर कर पाया अभी तक। तो हम लोगों ने कितना अभी तक डिस्कवर कर पाए, या हम लोगों ने कितना साइंटिफिकली स्टडी किया, नेम्ड दिया? तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज से हम लोगों ने अभी तक साइंटिफिकली डिस्क्राइब कर पाए हैं। सो अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN के मुताबिक हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को ही हम लोगों ने अभी तक साइंटिफिकली नेम्ड एंड क्लासिफाइड कर पाए हैं। मीन्स 1.7 मतलब, देखो तोड़ देता हूँ, 17 टू 18 लाख।
हम लोगों ने इतने क्या कर पाए हैं? साइंटिफिकली साइंटिफिकली नेम्ड एंड क्लासिफाइड। ओके, बट धरती पे तो इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो धरती पे कितना हो सकता है, इसके बारे में मैं बताया था आज बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने बोला था कि 7 मिलियन स्पीसीज है ऑन अर्थ, मीन्स 70 लाख। बट साइंटिस्ट का मानना है और भी ज़्यादा है। तो एस्टिमेशन क्या देते साइंटिस्ट? एस्टिमेशन ऑफ साइंटिस्ट 40 से 50 मिलियन स्पीसीज धरती पे प्रेजेंट है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में कोई प्रॉब्लम? चलो तुम लोग लिख लो। ओके, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मेरा 3 दिन से तबीयत सही नहीं है, मैंने फिर भी ये वाला सीरीज स्टार्ट किया था। चलो, हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब स्टार्ट होगा नोमेनक्लेचर। चलो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स को नाम देना, मीन्स ईच एंड एवरी स्पीसीज को एक स्पेसिफिक नाम देना। सो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर इज सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या किसी भी लिविंग स्पीसीज का एक स्टैंडर्डाइज नेम देना। तो ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ा? वाई? देखो समझो पहले। देखो, सोचो तुम्हारा एक नाम है, जैसे मेरे एक दोस्त का मैं एग्जांपल लेता हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम है ओन्नेसा। उसने एक उसको मैं कभी मेंटल बुलाता हूँ, उसका दोस्त कुछ अलग से नाम बुलाता है, उसका घर पे उसका जो भाई उसको डिम्पी बुलाता है। सो उसका बहुत ना सादा नाम है। बट अगर सोचो, वो अगर उसका मम्मी पापा के पास अगर मैं जाके बोलूँ अरे मेंटल को बुला दो, मम्मी पापा तो समझ में नहीं पाएगा ना मैं कि किसको बोल रहा हूँ कि बुलाने के लिए। तो इसी कॉन्फ्यूजन को घटाने के लिए एक उसका एक असली नाम है, ये एक स्टैंडर्डाइज नेम है। कौन सा है? जो स्टैंडर्डाइज नेम उसका है ओन्नेसा, उसका मम्मी पापा दिया हुआ एक नाम है, जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, वोटर सभी जगह पर है। राइट? तो हम लोगों ने देखा कि जियोग्राफिकल जब किसी भी प्लेस पे जाते हैं, एक सेम ऑर्गेनिज्म का दूसरा बहुत ज़्यादा नाम होता है। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का किसी जगह पर जिस नाम से परिचित है, दूसरी जगह पर दूसरा कुछ नाम से होगा। तो इससे क्या हो रहा है? कॉन्फ्यूज़न हो रहा है। जब साइंटिस्ट जा रहा है किसी रिसर्च या किसी भी रीजन पे, या नॉर्मल कोई भी आदमी, तो ये दो पेड़ या ये दो पौधे या ये दो ऑर्गेनिज्म सेम है ये पता नहीं चल रहा है, पर है तो सेम ही। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इसी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम होगा, साइंटिफिकली एक ही नेम होगा। सो क्यों ज़रूरत पड़ा? सेम ऑर्गेनिज्म हैज़ डिफरेंट नेम।
in different geographical area. So it makes confusion and makes a hard time in research and study of those organism, राइट। तो हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ा क्या, एक स्टैंडर्डाइज नेम का या नोमेनक्लेचर का। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले कुछ स्टेप्स की ज़रूरत पड़ता है कि इस पौधे को हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कि पहले तो समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो नाम है इस पौधे या इस ऑर्गेनिज्म का, दूसरी जगह पर इस ऑर्गेनिज्म का सेम ही नाम है, या वही ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह पर दूसरे नाम से है। तो पहले हम दोनों ऑर्गेनिज्म को समझना पड़ेगा ये दोनों सेम ही है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लगते हैं। सो स्टेप्स बिफोर नोमेनक्लेचर। चलो सोचो, ये एक पौधा है और ये ए पोजीशन पे एक पौधा है, एंड ये बी पोजीशन या दूसरा कुछ जियोग्राफिकल प्लेस, यहाँ पर एक पौधा है। ये दो पौधा सेम है या अलग है, पहले ये जानना पड़ेगा एक स्पेसिफिक नाम देने के लिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम वेरीफाई करेंगे क्या वेरीफाई देयर फीचर्स अकॉर्डिंग देयर कैरेक्टर। पहले तो हम दोनों का कैरेक्टर देखेंगे कि इसका पेड़ इस पेड़ का सोचो पेड़ ले लेते हैं, इस पेड़ का पत्ती ऐसा दिखता है, उसका देखेंगे हाँ ये भी सेम है, इसका भी ऐसा दिख रहा है, इसका कुछ फीचर्स देखेंगे, उसका भी कुछ फीचर्स देखेंगे। पहले वेरीफाई करेंगे सेम है या नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन। फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कैरेक्टर देख के कि हाँ, उसके बाद बोलेंगे यस ये दोनों सेम है। जैसे तुम्हारा आइडेंटिफाई वेरीफाई होता है ना, वैसे ही दोनों ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफाई वेरीफाई करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द बोथ स्पीसीज आर सेम और नॉट, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। अगर ये आइडेंटिफाई हो गया तो उसे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे हम एक स्पेसिफिक ग्रुप पे डिवाइड करेंगे, राइट। कि ये इसका किंगडम कौन सा है, पहले फीचर से अकॉर्डिंग फीचर से देखेंगे ये कौन सा किंगडम से बिलोंग करता है, इस ऑर्गेनिज्म कौन सा क्लास है, कौन सा फाइलम, ऑर्डर, सब कुछ पहले उसका फीचर से बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। सो पहले ग्रुप्ड करेंगे। सो नेक्स्ट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर ग्रुप्ड देम।
जैसे कि कौन सा किंगडम पे है, कौन सा फाइलम और डिवीजन से है, कौन सा क्लास से है, कौन सा ऑर्डर से है, कौन सा फैमिली से, एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे उसको। अगर क्लासिफ इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्लासिफाई करना या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। अब आएगा नोमेनक्लेचर। लास्ट फाइनली हम क्या करेंगे, उसका एक स्पेसिफिक नाम देंगे। सो लास्ट क्या आएगा, नोमेनक्लेचर, नाम देना। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? चलो लिख लो नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के कुछ बारे में जानेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ओके, चलो लिख लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। देखो 4 दिन पे एक चैप्टर ख़त्म हो गया, तो मैं तो कोई छुट्टी भी नहीं लूँगा। संडे भी हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। सो वैसे चलेगा तो बहुत ही पहले करीब करीब अक्टूबर या नवंबर पे ख़त्म कर दूँगा। और मैं बहुत डिटेल के साथ कराऊँगा, डोंट वरी, बहुत अच्छे से कराऊँगा। एंड हाँ, नोमेनक्लेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ नीट। यहाँ से ही ईच एंड एवरी साल क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी होता है यहाँ से। सो ये वाला टॉपिक मैं बहुत अच्छे से कराऊँगा और बहुत धीरे से कराऊँगा। चलो लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो मैं घड़ी देख रहा हूँ, चलो लिखो। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो, मैंने जो बताया था, तुम्हारा घर पे तुम्हारा जो स्पेसिफिक नेम है, तुम्हारा जो मीन्स स्टैंडर्डाइज नेम है, पूरा नाम किसने दिया हुआ है तुम्हारा फैमिली का, उसके हाथ में अथॉरिटी रहता है कि तुम्हारा फैमिली तुम्हारा एक स्पेसिफिक नाम देगा। दूसरा कोई भी तुम्हें कुछ भी नाम से पुकार सकता है, बट तुम्हारा एक स्टैंडर्डाइज नेम होता है। तो वैसे ही ये नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कोई नहीं कर सकता, मीन्स एडेगेडे कोई नहीं कर पाएगा। तो इस एक अथॉरिटी रहता है, एक स्टैंडर्डाइज अथॉरिटी रहे कि यही ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम देगा। सो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो किस किस के पास ये ऑथराइज्ड है नोमेनक्लेचर देने के लिए? 1, ICBN। ICBN, ओके पहले लिख देता हूँ किस किस के पास है। सेकंड है ICZN। थर्ड है ICNB। फोर्थ है ICNCP। and the fifth and the final one is ICVCN। देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी पे सभी नहीं है, नंबर 1 एंड नंबर 2 के बारे में बताया गया है, बट देयर इज अ टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशंस। तो 1961 1961 ऑफिशियली एडॉप्टेड हुआ था। ऑफिशियली एडॉप्टेड हुआ था, मीन्स 1961 पे ऑफिशियली आईसीबीएन के हाथ पे आया था कि जितना भी बोटानिकल है उसका नोमेनक्लेचर तुम करोगे। सेम 19 1964 पे आया था आईसीजेडएन के पास, ऑफिशियली एडॉप्टेड। बाकी कोई भी इतना साल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बताता हूँ आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है, ये याद रखना।
International Code of Botanical Nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature. ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. ICNB, International Code for Nomenclature of Bacteria. International Nomenclature of Bacteria. ICNCP, International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. And the final one, ICVCN, International Code of Virus Classification and Nomenclature. International Code of Virus Classification Nomenclature. ओके, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के हाथ पे है नोमेनक्लेचर देना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्डाइज नेम देना. चलो लिख लो. चलो लिख लो. अब स्टार्ट होगा बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. देखो जितना भी आया था नोमेनक्लेचर का सिस्टम, उनमें से सबसे ज़्यादा एडॉप्टेड है बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. चलो अब आते हैं बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. देखो जितना भी आया था उसमें से सबसे एडॉप्टेड कौन है? बायनोमियल. इस पर दो कंपोनेंट होता है. एक है जेनेरिक नेम एंड दूसरा क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट. ओके, सो फर्स्ट वन क्या है? जेनेरिक नेम. जेनेरिक नेम एंड सेकेंड वन क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट. एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे नेम के लास्ट पे जिस साइंटिस्ट ने ये पहले डिस्कवर किया था उसका नेम आता है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म पे. ओके, इन एब्रिविएटेड फॉर्म्स. सो एंड end of the biological name, the name of author is written in abbreviated form.
First discovered the organism. जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, लिन। देखो, यहाँ पर ये क्या है? ये है जेनस। ये क्या है? ये है स्पीसीज। एंड दिस इज लिनेनियस, ऑथर नेम। लिनेनियस इन शॉर्ट फॉर्म, लिन। ओके, अब चलो, ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फर्स्ट किसने प्रपोज किया था? सो फर्स्ट proposed by हो गया था कैस्पर बाउहिन इन हिज बुक फिनेक्स और फाइनेक्स। इन हिज बुक PINAX, फिनेक्स और फाइनेक्स। फर्स्ट किसने दिया था? कैस्पर बाउहिन ने दिया था। बट तब इतना भी ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ था कि ऐसे नाम देना चाहिए। पर पॉपुलर किससे हुआ? किसके लिए हम जानते हैं? हम जानते हैं टेक्निकली रिकॉग्नाइज हुआ था। सो ये वाला लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी। सो टेक्निकली recognized internationally by Swedish naturalist Carolus Linnaeus, LINNAEOUS, हाँ LINNAEUS, Carolus Linnaeus. In his book, Species Plantarum, Species Plantarum, and another book, Systema, I think 10th edition of Systema Naturae. Okay. Technically ये नेम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लिनेनियस से ही आया था। बट उससे भी पहले फर्स्ट प्रपोज किया था इस पाइनेक्स फिनेक्स बुक पे उसका कैस्पर बाउहिन। बट ये पूरा ही आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये फुल्ली आउट ऑफ एनसीईआरटी लाइन है। मैंने जो लिखा, दिस इज फुल्ली आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये नहीं आएगा नीट पे। ये मैंने जस्ट बता दिया तुम्हें कि लिनेनियस से पहले भी एक साइंटिस्ट थे बाउहिन बोल के, जिसने पहली बार जिक्र किया था इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। चलो लिख लो, अब रूल्स के बारे में जानेंगे। ओके, चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। देखो, पूरा बायोलॉजी ही बहुत इजी है। अगर सही से समझ के पढ़ के चलोगे तो बहुत इजी है। ना समझ के कुछ चीज़ें रट्टा मत मार लो।
ईच एंड एवरी वर्ड का एक मीनिंग रहता है, बिकॉज इट्स अ साइंस, एंड साइंस का कोई भी किताब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारने से होता है। रट्टा मारने से तो हो तो जाएगा, एम्स भी हो जाएगा, 360 भी आ जाएगा, बट एक समझ के पढ़ने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा लेते हुए चलो। ओके, देख लिया। आप रूल्स के बारे में जानेंगे, और यहाँ से ही पी बाई क्यू ईच एंड एवरी आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे चले। चलो, आप रूल्स, अरे पिन बंद हो गया था। सो रूल्स, तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन सा लैंग्वेज पे लिखा जाएगा। तो लैंग्वेज, देखो कोई भी लैंग्वेज पे तो नहीं हो सकते, एक स्टैंडर्डाइज्ड के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज भी चाहिए उसका। तो हम लोगों ने चूज किया था लैटिन। लैटिन। अब तुम बोलोगे व्हाई लैटिन क्यों चूज किया हम लोगों ने, व्हाई? देखो, बिकॉज लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, और डेड लैंग्वेज होने का इसका मतलब सुविधा क्या है, या इसका जो मतलब बेनिफिट्स क्या होता है कि ये लैंग्वेज अभी कोई यूज़ नहीं करता। अगर कोई भी लैंग्वेज जितना यूज़ होगा, अभी जितना लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, डे बाय डे इसका इवॉल्व हो रहा है। लैंग्वेज भी इवॉल्व होता है, आज जैसा है दूसरा दिन लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस ये डेड लैंग्वेज है, कोई यूज़ नहीं करता, तो ये लैंग्वेज क्या है, अनचेंज्ड है, कभी चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज इट्स अ डेड लैंग्वेज। और इसका बेनिफिट्स क्या मिलता है? लैंग्वेज रिमेन अनचेंज ओवर टाइम। रिमेन अनचेंज्ड ओवर टाइम। फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। सेकेंड रूल, फर्स्ट वर्ड दो दो चीज से बना हुआ है, मैंने बोला था। एक है क्या है, एक है जेनेरिक नेम, एंड सेकेंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। सो फर्स्ट वर्ड genus starts with capital letter, and second letter, second word, specific epithet or species starts with small letter. ओके, ये क्लियर हुआ। मीन्स ये देखो, ये है फर्स्ट लेटर जिनस का। ये फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल से स्टार्ट होता है, एंड द सेकेंड लेटर किससे स्टार्ट हुआ, स्मॉल लेटर से। ओके, थर्ड रूल, थर्ड रूल फॉर रिटेन अलग है, एंड फॉर प्रिंटेड अलग है। सो प्रिंटेड इन, इन जब किताब पे छप रहे हो किसी भी नेम, प्रिंटेड इन इटैलिक। इटैलिक मीन्स पता है, देखोगे कंप्यूटर पे अगर कुछ भी टाइप करोगे, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद उस वर्ड को तुम बोल्ड करना चाहते हो तो बी लिखा लिखा आता है ऊपर पे, या आई बोल के एक ऑप्शन आता है। देखो, ऐसे एक नॉर्मल लिख रहे हो, ऐसे सिलेक्ट करके आई कर दोगे तो ऐसे देखो तिरछा हो जाएगा, ऐसे एम ऐसे तिरछा होकर लिखा होगा। इसे हम बोलते हैं इटैलिक वर्ड। नेम को ऐसे हिला देना इन अ सिंपल वर्ड, दिस इज इटैलिक। सो प्रिंटेड इन इटैलिक, नॉर्मली प्रिंटेड नहीं होगा, इटैलिक पे प्रिंटेड होगा। ओके, सो printed in italic,
and when it's in handwritten, both word separately underlined. मीन्स यहाँ पर देखो, मैंगी फेरा इंडिका एक साथ अंडरलाइन नहीं किया, सेपरेट मैंगी फेरा अंडरलाइन किया, इंडिका अलग से अंडरलाइन किया, राइट? मैंगी फेरा अलग से अंडरलाइन किया, इंडिका अलग से अंडरलाइन किया, एक साथ नहीं किया, सेपरेटली हैंड रिटन के लिए होगा। ओके, ये है थर्ड रूल। नाउ द फाइनल और द फोर्थ रूल, जो मैंने पिछले स्लाइड पे बताया था। द नेम ऑफ द ऑथर, appears after the specific epithet. Epithet in abbreviated form. Abbreviated. Obviously not in italic. Means अगर तुम प्रिंटेड कर रहे हो इटैलिक पे नहीं प्रिंट करोगे, और अगर तुम हैंड रिटन लिख रहे हो नॉट अंडरलाइंड। ओके, ये याद रखना, नॉट इन इटैलिक, नॉट इन अंडरलाइंड। सभी रूल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चला। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। यहाँ से आता ही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड द PYQ एवरी ईयर, एवरी ईयर। चलो लिख लो। सभी रूल्स क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल दूंगा कि बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है रूल्स के अकॉर्डिंग। चलो 1 मिनट का टाइम है, लिख लो। नोमेनक्लेचर पूरा ख़त्म कर दिया एंड बहुत आसानी से समझाया। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर बताना। चलो लिख लो लिख लो। चलो चले। हाँ, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। बोलो पहला क्या है? ये प्रिंटेड है एंड ये हैंड रिटन है। चलो पहले प्रिंटेड बताओ। और प्रिंटेड फर्स्ट वन सही है या गलत है? बोलो। देखो इटैलिक है फर्स्ट वन, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो ये भी सही है ये भी सही है, बट ये दिस इज इन इटैलिक, दिस इज नॉट करेक्ट। सेकेंड वन इटैलिक, इटैलिक एंड दिस इज नॉर्मल, सो ये राइट है। सेकेंड वन नॉर्मल, नॉर्मल एंड फुल कैपिटल, ये भी गलत है। ओके, ये भी सही था ये भी सही था, बट ये फुल कैपिटल, ये भी गलत हो गया। एंड ये फुल ईच एंड एवरी वर्ड इज कैपिटल, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पर और एक गलत है, आई कैपिटल पे है, यहाँ पर भी आई कैपिटल पे है, नहीं होगा। ये स्मॉल होना चाहिए एंड ये सॉरी 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 सॉरी, ये कैपिटल होना चाहिए एंड ये स्मॉल होना चाहिए, एंड ये विदाउट इटैलिक होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब आते हैं हैंड रिटेन के लिए। फर्स्ट वन गलत है। क्यों गलत है? अंडरलाइंड एक साथ, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सेकेंड वन तो सेपरेटली अंडरलाइंड है, बट फर्स्ट लेटर
कैपिटल हो गया। सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर मीन स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वन, ये भी गलत है। ये तो सही है बट ये अंडरलाइंड नहीं होगा। एंड लास्ट वन इज राइट, सेपरेटली अंडरलाइंड, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकेंड वर्ड स्मॉल एंड नॉट अंडरलाइंड इन शॉर्ट फॉर्म, सो दिस इज राइट। समझ में आया एग्जाम्पल के साथ? चलो, ये पी बाई क्यू है, ठीक है, ये पी बाई क्यू था, ये पी बाई क्यू था। विच वन इज राइट? एग्जाम्पल से ये आया था एक साल। चलो अब रीडिंग पे आते हैं। चलो यहाँ पर समझ गए ना, मैंने पेज चेंज कर दिया था। कोई भी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पेज पे जाए। चलो, सो डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। देखो ये बोल रहा है कि आसपास देखो कि कितना वैरायटी का ऑर्गेनिजम्स है। कोई हम नेकेड आई पे देख पाते हैं, किसी को नहीं देख पाते हैं। तो द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट known and described range between 1.7 to 1.8 million, and this refers to biodiversity or the type of organism present on earth. ओके, एंड इसके साथ मैंने कुछ चीज़ें बोला था, जैसे एडवर्ड विल्सन ने फर्स्ट पॉपुलराइज किया था। और टोटल साइंटिस्ट का एस्टिमेट क्या है कि 40 to 50 मिलियन स्पीसीज वर्ल्ड पे है। एंड बट मे का मानना है कि 7 मिलियन स्पीसीज ही ओनली है। चलो नेक्स्ट आते हैं। As stated earlier, there are millions of plants animal in the world. We know plants animal in our own area by their local names. Those local names would be vary from place to place. Even within a country, probably you would recognize the confusion that would be created if did not find a way to means to talk to each other to refer the organism we are talking about. Right? जब मैंने बोला एक प्लेस से दूसरी जगह पर नाम अलग हो रहा है, तो हमें दिक्कत हो रहा है, कॉन्फ्यूज़न आ रहा है। तो इसी कॉन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? नोमेनक्लेचर तैयार किया। हेंस देयर नीड अ स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग मीन्स नोमेनक्लेचर। सो एक स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि द सेम नेम ओवरऑल द ऑल वर्ल्ड होने के लिए। Obviously, nomenclature are the naming only possible when the organism dis. nomenclature कब हो सकता है? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन करेक्ट वे डिस्क्राइब किया जाए, मीन्स आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद ही हो सकता है। उसके लिए मैंने 4 स्टेप बताया था: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। ओके, तो किस किस के हाथ में नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स साइंटिफिकली बेस्ड है? कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, अलग से पेन से लेता हूँ। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, एंड फॉर एनिमल्स वी हैव इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature. Scientific name ensured that each organism had only one name. Description of any organism should enable the people in the they are ensured that the name not be used by another organism. मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही नेम होना चाहिए, सेम नेम दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? सो ओके, biologists follow universally accepted principle to provide the scientific name to the known organism. Each name has two component. क्या क्या है? एक है जेनेरिक नेम और दूसरे स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसा नाम को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये नेमिंग किसने दिया था? कैरोलस लिनेनियस ने दिया था। ओके, ये भी एक पी बाई क्यू है, मुझे तो एक देखना पड़ेगा ये कौन सा ईयर पे आया था। तो एक सेकेंड वेट कर जाओ, मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये मुझे बता दे। पी बाई क्यू लाइन्स, वेट, हाँ मैं बुक देख रहा हूँ मेरा। ओके, ये वाला लाइन 2 बार आया था। एक आया था पी वाई क्यू 16 पे आया था, और आया था 23 पे आया था।
ओके, ये पी बाई क्यू है, ये पूरा लाइन पी बाई क्यू है, यहाँ से ये 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट चलो, अब आते हैं रूल्स के बारे में। ये रूल्स भी बहुत बार आया है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ये आया था, एग्जाम्पल देके मैंने जो बताया वो वाला एग्जाम्पल आया था 2019 पे, 2019 पी वाई क्यू में आया था। अब चलो समझते हैं द रूल्स। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। Why Latin? Because Latin is a date language. Date language. The first word of the biological name represents genus, while the second one is specific epithet. Both the words in biological name, when handwritten, are separately underlined and printed is in italic. The first word denotes the genus that starts with capital name, genus capital name से, and the specific epithet second word small letter से. For example, Mangifera indica, मैंने जो बताया था. And the final fifth rule, this is the fifth rule. Rule क्या है? Name of the author appears after the specific epithet at the end of the biological name written in abbreviated form like Mangifera indica Lin. And obviously for written not underlined and for printed not in italic. Okay, not in italic. चलो, पूरा नोमेनक्लेचर खत्म हो गया। एंड हाँ, ये वाला जो टॉपिक है रूल से पी बाई क्यू आता ही गया। पी वाई क्यू लगातार आ रहा है। जैसे 16 पे आया था, फर्स्ट फर्स्ट लाइन से आया था, 16 पे आया था, 20 इस साल भी आया है, 26 पे आया, 19 पे भी यहाँ से आया। तुम कह सकते हो नोमेनक्लेचर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। चलो, आज पूरा नोमेनक्लेचर बहुत ही अच्छे से ख़त्म किया। एंड इससे के बाहर कुछ नहीं है नोमेनक्लेचर पे। एनसीईआरटी पूरा रीडिंग किया। नेक्स्ट क्लास में टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमी कैटेगरी हायरार्की पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। आई थिंक नेक्स्ट क्लास बहुत ही छोटा होगा। आई थिंक आधा घंटे का भी क्लास होगा। तो बताओ कैसा लगा आज का नोमेनक्लेचर। चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर मतलब खत्म होने वाला है और एक क्लास पे। तो मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है बताना। एंड इस साल आई विल डू माई बेस्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस। Best of luck for your need. God bless you. Goodbye.